हम सब अपने चारों ओर पौधों को देखते हैं, है ना? एक छोटा सा बीज और फिर अचानक एक बड़ा सा हरा भरा पेड़। ये सब होता कैसे है? बिल्कुल, ये प्रकृति के सबसे बड़े अजूबों में से एक लगता है। तो आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी स्रोत है उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बीज से पेड़ बनने का ये जो पूरा सफर है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। और ये कोई जादू नहीं है, ये असल में दो प्रक्रियाओं का जोड़ है। वृद्धि मतलब ग्रोथ और विभेदन यानी स्पेशलाइजेशन। वृद्धि और विभेदन, ठीक है। हाँ, एक अकेले सेल जिसे हम युग्मज कहते हैं से शुरू होकर जड़, तना, पत्ती, फूल बनने तक का पूरा सफर इन्हीं दो प्रक्रियाओं पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि पौधा बढ़ रहा है, तो इस वृद्धि का असली मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक सूखी लकड़ी पानी में डाल दी और वो फूल गई। क्या ये भी वृद्धि है? क्योंकि वो भी तो आकार में बड़ी हो रही है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत वृद्धि को बहुत साफ तौर पर परिभाषित करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में वृद्धि किसी भी जीव या उसके अंग के आकार में होने वाली एक अनिवर्त्य बढ़त है। अनिवर्त, हाँ, मतलब इरिवर्सिबल। बिल्कुल, इरिवर्सिबल और स्थायी, यही सबसे जरूरी शब्द हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बदलाव है जिसे वापस पलटा नहीं जा सकता। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई बदलाव वापस अपनी पुरानी अवस्था में जा सकता है, तो वह सच्ची ग्रोथ नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे गुब्बारे में हवा भरना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हवा निकलते ही वो वापस छोटा हो जाएगा। आपने इसे बिल्कुल सही समझा, यही फर्क है। पानी में लकड़ी का फूलना भी वैसा ही है। पानी सूखते ही लकड़ी सिकुड़ जाएगी, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि पौधे की वृद्धि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल मतलब इसमें मेटाबॉलिज्म शामिल है। हाँ, इसमें उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म शामिल है। ऊर्जा खर्च होती है, पौधे को भोजन बनाना पड़ता है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके नई कोशिकाएं बनानी पड़ती हैं। ये एक एक्टिव एनर्जी खपाने वाला काम है। ठीक है, तो वृद्धि एक स्थायी ऊर्जा पर आधारित वन वे स्ट्रीट है। लेकिन पौधों के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि उनकी ये सड़क कभी खत्म ही नहीं होती। सही कहा आपने। हमारे स्रोतों में साफ लिखा है कि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता रखते हैं। हम इंसानों या जानवरों की तरह नहीं है, जिनकी एक उम्र के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। पौधों के पास ये सुपर पावर कहाँ से आती है? ये पौधों और जानवरों के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक है, और इस सुपर पावर का राज छिपा है कुछ खास ऊतकों में, जिन्हें विभिज्योतक या मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम? आप इन्हें पौधे की स्टेम सेल फैक्ट्री समझ सकते हैं। ये ऊतक पौधे के शरीर में कुछ खास जगहों पर होते हैं, जैसे जड़ की नोक पर और तनी की चोटी पर। अच्छा। इन कोशिकाओं की खासियत ये है कि ये लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बना सकती हैं और साथ ही अपनी संख्या को भी बनाए रख सकती हैं। मतलब ये कभी खत्म नहीं होती? बिल्कुल। इसी वजह से पौधे की वृद्धि का स्वरूप खुला या ओपन कहलाता है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। हाँ, इसका मतलब है कि पौधे की डिजाइन में ही हमेशा बढ़ते रहने की क्षमता है। जब तक हालात सही हैं, वो सैद्धांतिक रूप से हमेशा बढ़ता रह सकता है। ये तो कमाल की बात है। पर एक मिनट, अगर ये मेरिस्टेम सिर्फ पौधे के नोक और जड़ की चोटी पर ही होते हैं, तो पौधा तो सिर्फ लंबा होना चाहिए। मतलब जड़ें और गहरी, तना और ऊंचा। लेकिन पुराने पेड़ तो बहुत मोटे भी होते जाते हैं, उनका तना चौड़ा हो जाता है। क्या वो भी इन्हीं मेरिस्टेम की वजह से होता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसका जवाब देने के लिए सोचिए कि पौधे के पास दो तरह की कंस्ट्रक्शन टीमें हैं। दो टीमें? हाँ, एक टीम का काम है बिल्डिंग को ऊंचा बनाना। ये हैं शिखाग्र विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम, जो जड़ और तने के नोक पर होते हैं। बिल्कुल। ये पौधे की प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे उसकी लंबाई बढ़ती है। और दूसरी टीम? दूसरी टीम का काम है बिल्डिंग को चौड़ा और मजबूत बनाना। ये है पार्श्व विभज्योतक या लैटरल मेरिस्टम। ये पौधे के तने और जड़ में एक सिलेंडर की तरह मौजूद होते हैं। अच्छा, ये साइड में होते हैं? हाँ, इनमें संवहनी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम शामिल हैं। ये पौधे की मोटाई मतलब चौड़ाई बढ़ाते हैं। इसी दूसरी टीम की वजह से एक पतला सा पौधा एक विशाल मोटे तने वाला पेड़ बन पाता है। इसे द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। वाह! तो एक लंबाई के लिए और दूसरी मोटाई के लिए। ये सुनकर मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। जब हम कहते हैं कि पेड़ बढ़ रहा है, तो हम असल में क्या नाप रहे हैं?
मतलब क्या इस कंस्ट्रक्शन को मापने का कोई वैज्ञानिक तरीका भी है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, सबसे शुद्ध स्तर पर वृद्धि का मतलब है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की मात्रा में बढ़ोतरी। प्रोटोप्लाज्म। हाँ, लेकिन किसी कोशिका के अंदर के जीव द्रव्य को सीधे सीधे मापना लगभग नामुमकिन है। तो फिर कैसे मापते हैं? इसलिए वैज्ञानिक कुछ बाहरी मापदंडों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पौधे का ताजा वजन या उसे सुखाकर उसका शुष्क वजन लेना। इसके अलावा लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और यहाँ तक कि कोशिकाओं की संख्या भी। हाँ, कोशिकाओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी को भी वृद्धि मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे स्रोतों में कोशिकाओं की संख्या से जुड़े कुछ उदाहरण तो मतलब दिमाग घुमा देने वाले हैं। मक्के की जड़ वाला उदाहरण तो अविश्वसनीय है। हाँ, वो सच में चौंकाने वाला है। एक मक्के की जड़ की नोक पर मौजूद शिखाग्र विभज्योतक हर घंटे 17,500 या उससे भी ज्यादा नई कोशिकाएं पैदा कर सकता है। 17,500 एक घंटे में? ये तो किसी फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन से भी तेज है। बिल्कुल। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि ये सब एक छोटी सी जड़ की नोक पे हो रहा है बिना किसी शोर शराबे के। और तरबूज वाला उदाहरण तो इसका बिल्कुल उल्टा लगता है ना? बिल्कुल। तरबूज के मामले में कहानी कोशिकाओं की संख्या की नहीं, बल्कि उनके आकार की है। अच्छा। आपके दिए गए मटेरियल के अनुसार एक तरबूज में एक कोशिका अपने आकार को 3.5 लाख गुना तक बढ़ा सकती है। 3.5 लाख गुना एक कोशिका? हाँ, यहाँ गिनती नहीं बढ़ रही, बल्कि आकार बढ़ रहा है। इसी तरह जब एक पराग नलिका बढ़ती है तो हम उसकी लंबाई नापते हैं, और जब एक पत्ती बड़ी होती है तो हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नापते हैं। तो मतलब असली मुद्दा यही है कि वृद्धि कोई एक चीज नहीं है। प्रकृति के पास यहाँ दो अलग अलग रणनीतियां हैं। या तो मक्के की तरह बहुत सारी ईंटें यानी कोशिकाएं बनाओ, या फिर तरबूज की तरह एक ही ईंट को फुलाकर बहुत बड़ा कर दो। आपने पूरी तरह से सार निकाल लिया है। यही इन उदाहरणों का महत्व है। ये हमें दिखाते हैं कि वृद्धि एक मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये प्रक्रिया स्थायी है, इसमें ऊर्जा लगती है और ये कभी न रुकने वाली है। हमने ये भी देख लिया कि इसे मापने के अलग अलग पैमाने हैं। पर ये सब होता कैसे है? क्या ये एक ही बार में हो जाता है या इसके कुछ चरण होते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यवस्थित सफर है। ऐसा नहीं है कि ये कोशिकाएं बस बेतरतीब ढंग से बढ़ती रहती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 चरणों या जोन्स में बांटा जा सकता है। पहला है विभज्योतकीय चरण, दूसरा है दीर्घीकरण चरण, और तीसरा है परिपक्वता चरण। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। विभज्योतकीय चरण, नाम से तो लगता है कि इसका संबंध मेरिस्टेम से है। एकदम सही। ये चरण उन्हीं स्टेम सेल फैक्ट्रियों में होता है जिनकी हमने बात की थी जड़ और तने की नोक पर। अच्छा। यहाँ की कोशिकाओं का बस एक ही काम होता है, लगातार विभाजित होना। हमारे स्रोत इनकी कुछ खासियतें भी बताते हैं। ये कोशिकाएं जीव द्रव्य से खचाखच भरी होती हैं, इनका केंद्रक बहुत बड़ा और साफ होता है, और इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। अब इस नर्सरी से जो नई कोशिकाएं निकलती हैं, वे ठीक इसके पीछे वाले क्षेत्र में पहुंचती हैं, जिसे दीर्घीकरण क्षेत्र या जोन ऑफ एलोंगेशन कहते हैं। यहाँ आकर कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं और अपना आकार बढ़ाना शुरू करती हैं। वे पानी सोखकर तेजी से लंबी होती हैं। पौधे की लंबाई में जो असल बढ़त हमें दिखती है, वो ज्यादातर इसी चरण की वजह से होती है। अच्छा, तो असली ऊंचाई इसी स्टेज से आती है। नर्सरी में बच्चे पैदा होते हैं और इस स्टेज में वे लंबे होते हैं। अरे बिल्कुल। और इस दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद आता है तीसरा और अंतिम पड़ाव, परिपक्वता क्षेत्र, जोन ऑफ मैचुरेशन। हाँ, यहाँ पहुंचकर कोशिकाएं अपने अधिकतम आकार तक पहुंच चुकी होती हैं। अब वे और लंबी नहीं होती। उनकी कोशिका भित्ति मोटी और मजबूत हो जाती है और वे एक खास काम करने के लिए खुद को बदल लेती हैं। यानी अब ये कोशिकाएं ग्रेजुएट हो गई हैं और उन्हें अपनी अपनी जॉब मिल गई है। हाँ, बिल्कुल। कोई पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन बन जाएगी, तो कोई खाना सप्लाई करने वाली, और कोई शायद पौधे को सहारा देने वाला मजबूत फाइबर बन जाएगी। आपने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से एक कहानी में पिरो दिया है। नर्सरी, फिर लंबाई बढ़ना, और फिर ग्रेजुएशन करके अपनी अपनी जॉब पर लग जाना। यही एक कोशिका का जीवन चक्र है। और लाखों करोड़ों कोशिकाएं जब ये सफर एक साथ तय करती हैं, तो हमें एक बढ़ता हुआ पौधा दिखाई देता है। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की इस गहरी छानबीन को समेटते हैं। हमने समझा कि पौधे की वृद्धि सिर्फ आकार में बड़ा होना नहीं है, बल्कि ये एक स्थायी, ऊर्जा निर्भर प्रक्रिया है। और इर्रिवर्सिबल। हाँ, इर्रिवर्सिबल।
हमने पौधों की सुपर पावर यानी जीवन भर बढ़ने की क्षमता का राज जाना जो उनके मेरिस्टेम में छिपा है, और ये भी कि उनके पास दो अलग-अलग कंस्ट्रक्शन टीमें हैं, एक लंबाई के लिए और दूसरी मोटाई के लिए। और हमने ये भी देखा कि वृद्धि को मापने के भी अलग-अलग पैमाने हैं। बिल्कुल। कभी हम मक्के की तरह कोशिकाओं की संख्या गिनते हैं, तो कभी तरबूज की तरह कोशिका का आकार देखते हैं। बिल्कुल। और अंत में हमने कोशिका के पूरे जीवन के सफर को देखा, उसके जन्म से उसके बड़े होने तक और फिर एक जिम्मेदार भूमिका निभाने तक। आपने सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। और यहाँ मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारे स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि वृद्धि की ये पूरी आंतरिक मशीनरी बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। मतलब धूप, पानी, तापमान जैसी चीजें। हाँ, तो यहाँ एक सोचने वाला सवाल ये उठता है, चूंकि हमने देखा कि वृद्धि एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि बाहरी कारक जैसे प्रकाश, तापमान या पानी इस ऊर्जा के बजट को और अंततः पौधे के आकार और स्वरूप को कैसे नियंत्रित करते होंगे। हमने आज वृद्धि की कैसे वाली इंजीनियरिंग को समझा, लेकिन असली कंट्रोल तो शायद इन बाहरी ताकतों के हाथ में है। वही असली कठपुतली के धागे खींच रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस रहस्य की एक और गहरी परत की ओर ले जाता है। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें पौधों की दुनिया के एक छुपे हुए पहलू में ले जाते हैं। हम सब ने पौधों को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन आज का हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस शांत सी दिखने वाली प्रक्रिया के पीछे कितनी जबरदस्त गणित, प्लानिंग और रणनीति काम करती है। हम ये जानेंगे कि कैसे पौधे सिर्फ बड़े नहीं होते, बल्कि वे अपने भविष्य की गणना करते हैं और कैसे उनकी एक-एक कोशिका अपनी किस्मत खुद चुनती है। बिल्कुल, ये किसी बिल्डिंग के बनने जैसा नहीं है जिसका एक ही नक्शा हो। ये एक जिंदा गतिशील प्रक्रिया है। पौधे लगातार अपने आसपास के माहौल से, आप कह सकते हैं कि सींचते हैं और उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं। उनकी वृद्धि एक कहानी है जो एक छोटे से बीज से शुरू होकर एक जटिल जीव तक पहुंचती है, और इस कहानी में हर कदम पर फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि पौधों के वृद्धि के दो मुख्य मॉडल हैं, अंकगणितीय यानी अरिथमेटिक और ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिक। अब ये नाम सुनकर तो स्कूल के गणित की याद आ जाती है। हाँ, लेकिन असल में ये पौधों की दो अलग-अलग जीवन रणनीतियां हैं। इसे आप पौधों के बढ़ने के दो स्टाइल समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं अंकगणितीय वृद्धि की। इसमें जब एक कोशिका विभाजित होती है तो उससे बनी दो नई कोशिकाओं में से सिर्फ एक ही आगे विभाजित होती है। दूसरी कोशिका कहती है, मेरा विभाजन का काम पूरा हुआ, अब मैं एक खास काम करने के लिए मैच्योर होऊंगा। अच्छा, तो एक कोशिका वंश को आगे बढ़ाती है और दूसरी काम पर लग जाती है। एक तरह से टीम का एक सदस्य प्रोडक्शन में रहता है और दूसरा स्पेशलिस्ट बन जाता है। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है जहां हम इसे देख सके? स्थिर गति से मिट्टी में आगे बढ़ती जाती है। हर घंटे या हर दिन वो एक निश्चित लंबाई जोड़ती है। इसीलिए जब हम समय के साथ उसकी लंबाई का ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा मिलती है। स्रोत में दिया गया फॉर्मूला LT = L0 + RT इसी सीधी रेखा की कहानी कहता है। LT = L0 + RT। ओके, तो L0 हो गया शुरुआती साइज और LT हो गया नया साइज। तो ये जो RT वाला हिस्सा है वही है जो हर बार एक बराबर टुकड़ा जोड़ता जाता है, जैसे लेगो ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखना, सीधी और सरल। लेकिन फिर आता है ज्यामितीय विकास, जो सुनने में ही कहीं ज्यादा धमाकेदार लगता है। और वो है भी। ज्यामितीय वृद्धि में विभाजन के बाद बनी दोनों नई कोशिकाएं फिर से विभाजित होती हैं और उनसे बनी चारों कोशिकाएं फिर से विभाजित होती हैं। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वाली विस्फोटक ग्रोथ है। ज्यादातर जीव जब उनके पास भरपूर संसाधन होते हैं तो इसी तरह से बढ़ते हैं। स्रोत ने एक S आकार के वक्र यानी सिग्मॉइड कर्व की बात की गई है, जो कहते हैं कि लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। ये S आकार क्यों बनता है? अगर ग्रोथ इतनी विस्फोटक है तो उसे सीधा ऊपर जाते रहना चाहिए। और बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर असल दुनिया की वास्तविकता सामने आती है। शुरुआत में जब एक कोशिका या छोटा जीव नए माहौल में आता है तो वो धीरे धीरे एडजस्ट होता है। इसे लैग फेज या पश्चता अवस्था कहते हैं। समझ लीजिए कि वो नई जगह पर सेट हो रहा है। और एक बार सेट हो गया फिर पार्टी शुरू। बिल्कुल।
फिर आता है लॉग या चर घातांकी चरण, जहां वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ता है क्योंकि संसाधन यानी खाना पीना और जगह सब कुछ भरपूर है। लेकिन 1 मिनट, ये तो सुनने में असीमित लगता है। 2 से 4, 4 से 8, ये सिलसिला रुकता क्यों है? क्या पौधे थक जाते हैं या कोई बाहरी वजह होती है? हाँ, यही मेरा भी सवाल था जब मैंने उसे पहली बार पढ़ा था। ये हमेशा इसलिए नहीं चलता क्योंकि असल दुनिया में संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, पोषण कम होने लगता है, जगह की कमी होने लगती है और मुकाबला बढ़ जाता है। इस वजह से वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और आखिर में एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। इस पूरे सफर, धीमी शुरुआत, तेज उछाल और फिर स्थिरता को जब हम ग्राफ पर देखते हैं तो वो एक एस का आकार ले लेता है। वाह! तो ये एस वक्र असल में सफलता और फिर संसाधनों की कमी की एक कहानी है। स्रोत में इसका भी एक फॉर्मूला है, W1 = W0 ERT। ये पहले वाले से ज्यादा जटिल लगता है। इसमें जो ई है वो चर घातांकीय वृद्धि का इंजन है। ये दिखाता है कि वृद्धि अपने मौजूदा आकार पर निर्भर करती है। जितना बड़ा आकार उतनी तेजी से वृद्धि। लेकिन ये फॉर्मूला भी उस शुरुआती विस्फोटक चरण को ही दर्शाता है। असल कहानी तो पूरे एस वक्र में है। ठीक है, तो हमने देखा कि पौधे कैसे बड़े होते हैं, लेकिन अब एक ऐसा बिंदु आता है जो वाकई दिमाग घुमा देता है। स्रोत 2 पत्तियों अ और ब का उदाहरण देते हैं। दोनों एक दिन में 5 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उनकी वृद्धि बराबर हुई है ना? सीधा सा सवाल है। पहली नजर में तो यही लगता है और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। स्रोत हमें वृद्धि को 2 अलग-अलग नजरियों से देखना सिखाते हैं। परम वृद्धि दर यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और सापेक्षिक वृद्धि दर, रिलेटिव ग्रोथ रेट। बिल्कुल। परम और सापेक्षिक, इनमें क्या फर्क है? परम वृद्धि दर वो है जो आपने अभी बताई, यानी कुल कितनी बढ़ोतरी हुई। इस मामले में दोनों पत्तियों की परम वृद्धि दर एक समान है, 5 वर्ग सेंटीमीटर, कोई बहस नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सापेक्षिक वृद्धि दर पूछती है ये बढ़ोतरी शुरुआती आकार के मुकाबले कितनी है। अच्छा, तो ये प्रतिशत वृद्धि की तरह है। तो चलिए इसे उन पत्तियों के उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। पत्ती अ का शुरुआती आकार था 5 वर्ग सेंटीमीटर और वो 5 सेंटीमीटर बढ़कर 10 की हो गई। उसने अपना आकार 2 गुना कर लिया, यानी 100% की वृद्धि। वहीं पत्ती ब का शुरुआती आकार 50 वर्ग सेंटीमीटर था। वो भी 5 सेंटीमीटर बढ़ी और 55 की हो गई। लेकिन 50 के मुकाबले 5 की बढ़ोतरी सिर्फ 10% की वृद्धि है। अरे वाह! इसका मतलब ये हुआ कि हम वृद्धि को कैसे देखते हैं, इससे पूरी कहानी ही बदल जाती है। छोटी पत्ती अ जो सिर्फ 5 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ी, वो असल में बड़ी पत्ती ब से 10 गुना ज्यादा कुशल या एफिशिएंट है। यह तो पौधों की दुनिया में डेविड वर्सेस गोलायत वाली बात हो गई। आपने एकदम सही पकड़ा। इसीलिए स्रोत सापेक्षिक वृद्धि दर को दक्षता सूचकांक या एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। ये पौधे की नई सामग्री पैदा करने की क्षमता को दिखाता है। एक छोटा, तेजी से बढ़ने वाला पौधा एक बड़े, धीरे धीरे बढ़ने वाले पौधे की तुलना में कहीं ज्यादा कुशल हो सकता है, भले ही दोनों एक दिन में समान मात्रा में बढ़ें। ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने देख लिया कि पौधे कैसे बड़े होते हैं और उस बढ़ोतरी को सही तरीके से मापा कैसे जाता है। लेकिन असली जादू तो अंदर, कोशिकीय स्तर पर हो रहा है। एक अकेली कोशिका को कैसे पता चलता है कि उसे जड़ बनना है या पत्ती? क्या कोई मैनेजर है जो सबको काम सौंपता है? चलिए अब इस रहस्य को समझते हैं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब छिपा है 3 जादुई प्रक्रियाओं में, जिनके नाम स्रोत में दिए गए हैं: विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। वाह! मतलब कोशिकाएं अपना करियर बदल सकती हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, जहां कोई अपनी पहचान बदल लेता है। ये उपमा बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले है विभेदन, यानी डिफरेंशिएशन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक नई सामान्य कोशिका एक खास काम करने के लिए मैच्योर होती है। वो एक त्वचा कोशिका बन सकती है, या पत्ती की कोशिका, या लकड़ी की कोशिका। वो अपना एक प्रोफेशन चुन लेती है। स्रोत में एक वाहिकीय तत्व यानी ट्रिकेरी एलिमेंट का बहुत ही नाटकीय उदाहरण है। हाँ, वो एक चरम उदाहरण है। वाहिकीय तत्व का काम है जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाना। इस काम को अच्छे से करने के लिए वो पूरी तरह से खोखला हो जाता है। वो अपना जीव द्रव्य
मतलब प्रोटोप्लाज्म, यानी कोशिका के अंदर का सारा जिंदा सामान ही खत्म कर देता है और एक मजबूत खोखली पाइप बन जाता है। ये पूरे पौधे के लिए एक तरह का बलिदान है। एक कोशिका का बलिदान ताकि पूरा पौधा जी सके। ये तो कमाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर आता है निर्विभेदन, जो सुनने में विभेदन का उल्टा लगता है। क्या इसका मतलब है कि कोशिका अपना करियर छोड़ देती है? ठीक यही मतलब है। ये अविश्वसनीय है। एक कोशिका जो अपना खास काम कर रही थी, कुछ खास परिस्थितियों में वो अपनी विभाजन करने की क्षमता वापस पा सकती है। मतलब एक कोशिका जो स्पेशलाइज्ड हो चुकी थी, वो वापस एक्टिव हो सकती है। मुझे तो लगा था कि एक बार सेल स्पेशलाइज्ड हो गया तो हो गया। क्या इसकी कोई सीमा है? यही तो पौधों की सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक है। वो एक तरह से रिटायरमेंट से बाहर आकर वापस युवा और सक्रिय हो जाती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम, ये क्या करता है? ये कुछ खास कोशिकाएं हैं जो तने के अंदर होती हैं और पौधे को चौड़ा करने यानी उसकी मोटाई बढ़ाने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं पहले से विभेदित थीं, लेकिन जब पौधे को मोटा होने की जरूरत पड़ती है तो वे अपनी पुरानी पहचान छोड़कर फिर से विभाजित होना शुरू कर देती हैं। और फिर तीसरा चरण है पुनर्विभेदन, यानी फिर से नया करियर। बिल्कुल। निर्विभेदन से जो नई कोशिकाएं बनी, वो अब एक नया काम चुनती हैं। वे फिर से विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं और एक नए विशिष्ट कार्य के लिए मैच्योर होती हैं। तो यह एक पूरा चक्र है। सामान्य कोशिका, विशेषज्ञ कोशिका, वापस सामान्य कोशिका, एक नए तरह की विशेषज्ञ कोशिका। एक ही कोशिका का कई जिंदगियों का सफर। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि कोशिका क्या बनेगी ये काफी हद तक उसकी लोकेशन पर निर्भर करता है। इसे उन्मुक्त विभेदन या ओपन डिफरेंशिएशन कहा गया है। मतलब ये रियल एस्टेट जैसा है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। एकदम सही। कोशिका की किस्मत पहले से लिखी नहीं होती। जड़ के सिरे पर जो विभजोतक यानी मेरिस्टम होता है, वो लगातार नई कोशिकाएं बनाता है। जो कोशिकाएं उससे धक्का देकर आगे की तरफ भेज दी जाती हैं, वो मूल गोप यानी रूट कैप बन जाती हैं, एक हेलमेट की तरह जो जड़ के नाजुक सिरे को बचाती है। और वही विभजोतक जिन कोशिकाओं को बाहर की तरफ धकेलता है, वो बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस बन जाती है, पौधे की बाहरी त्वचा। कोशिका वही, पर जगह बदली तो पहचान बदल गई। तो एक कोशिका की पहचान उसकी जगह तय करती है और ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर पौधे को बड़ा करती हैं। ये सब मिलाकर ही तो परिवर्धन या डेवलपमेंट कहलाता है ना? लेकिन लगता है इसमें एक और परत है। पौधे अपनी मर्जी से भी तो बदलते होंगे। हाँ, और यहीं पर पौधों की एक और सुपर पावर सामने आती है, जिसे स्रोत प्लास्टिसिटी या सुघट्यता कहते हैं। इसका मतलब है कि पौधे किसी पत्थर की लकीर का पालन नहीं करते हैं। वे पर्यावरण और अपनी उम्र के हिसाब से अपने शरीर के अंगों का आकार और रूप बदल सकते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण स्रोत में दिया है विषम परिणता यानी हेटेरोफिली। एक ही पौधे पर अलग अलग तरह की पत्तियां। हाँ, और ये हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, जैसे कपास या धनिया के पौधे में। जब पौधा छोटा होता है तो उसकी पत्तियां अलग आकार की होती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो नई आने वाली पत्तियां बिल्कुल अलग दिखती हैं। मैंने तो अपने किचन गार्डन में धनिये में ये साफ देखा है। शुरुआती पत्तियां गोल होती हैं, बाद वाली एकदम कटी फटी। ये उम्र के हिसाब से प्लास्टिसिटी है। और बटरकप का उदाहरण तो इससे भी एक कदम आगे है। वो प्लास्टिसिटी का एक क्लासिक और अद्भुत उदाहरण है। बटरकप का पौधा अगर जमीन पर उगता है तो उसकी पत्तियां चौड़ी और हाथ के पंजे जैसी होती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप ले सकें। लेकिन अगर उसी पौधे का कोई हिस्सा पानी के अंदर उगता है तो पानी के नीचे की पत्तियां बहुत पतली, धागे जैसी हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ताकि पानी के तेज बहाव से कम प्रतिरोध हो और पत्तियां फटे नहीं। सोचिए, एक ही पौधे के दो बिल्कुल अलग रूप, सिर्फ इस वजह से कि उसका माहौल अलग है। ये अनुकूलन की एक असाधारण क्षमता है। पौधा सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो अपने माहौल को पढ़ रहा है और उसके हिसाब से खुद को डिजाइन कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इन स्रोतों को खंगालने के बाद जो बात उभर कर आती है वो ये है कि पौधों की वृद्धि सिर्फ आकार में बड़ा होना नहीं है। ये तो गणितीय सटीकता, कोशिकीय स्तर पर लिए गए करियर डिसीजन और माहौल के हिसाब से खुद को बदलने की एक अविश्वसनीय कहानी है। चुनते हैं। ये एक बहुत ही जटिल और सुंदर डांस है जो हर पल हर पौधे में चल रहा है। इस बातचीत ने तो पौधों को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। वे सिर्फ हरे भरे नहीं हैं, वे बहुत स्मार्ट भी हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है।
स्रोत में एक जगह जिक्र है कि निर्विभेदन की प्रक्रिया से बनी कोशिकाओं को लैब में ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर के दौरान विभाजित कराया जा सकता है। अब जरा इस प्रक्रिया के बारे में सोचिए। एक मैच्योर खास काम करने वाली पत्ती की कोशिका अपनी पहचान छोड़कर वापस उस स्थिति में लौटती है जहां वो विभाजित होकर एक पूरा नया पौधा बना सकती है। ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर एक अकेली विशेषज्ञ कोशिका के अंदर पूरे जीव को फिर से बनाने की जानकारी और क्षमता मौजूद है, तो ये हमें कोशिकीय पहचान की प्रकृति और विशेषज्ञता एवं क्षमता के बीच की धुंधली सीमाओं के बारे में क्या बताता है? नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारे चारों तरफ है, लेकिन शायद ही हम उस पर ध्यान देते हैं। हम बात कर रहे हैं पौधों की, जो अक्सर हमें सिर्फ हरे भरे और स्थिर लगते हैं, लेकिन असल में उनकी पत्तियों और तनों के अंदर एक बहुत ही व्यस्त, बहुत ही जटिल दुनिया चल रही होती है। बिल्कुल। हमारे पास विज्ञान की एक किताब के कुछ अंश हैं जो इसी अंदरूनी दुनिया के राज खोलते हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे कुछ छोटे छोटे केमिकल अणु पौधों की पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। मतलब कब उन्हें उगना है, कब फूल देना है और कब फल पकाना है। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि इन सभी केमिकल कोड्स को समझने की हमारी ज्यादातर शुरुआत किसी बड़े प्लान से नहीं, बल्कि सिर्फ इत्तेफाक से हुई। तो चलिए इन इत्तेफाक से हुई खोजों और पौधों के इन अदृश्य कंट्रोलर्स की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हैं क्या जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं? इन्हें आप पौधे का इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम समझ सकते हैं। ये बहुत छोटे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो पौधे के एक हिस्से में बनकर दूसरे हिस्से तक जाते हैं और बताते हैं कि अब क्या करना है। अच्छा, और मोटे तौर पे इन्हें 2 टीमों में बांटा जा सकता है। 2 टीमें, मतलब एक दूसरे के खिलाफ खेलने वाली। हाँ, कुछ वैसा ही। पहली टीम है ग्रोथ प्रमोटर्स की, मतलब विकास को बढ़ावा देने वाले। इनका काम है पौधे को कहना बढ़ो, नई पत्तियां निकालो, फूल खिलाओ। एकदम। इस टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और दूसरी टीम, वो जाहिर है इसका उल्टा काम करती होगी। बिल्कुल सही। दूसरी टीम है ग्रोथ इनहिबिटर्स की, यानी विकास को रोकने या धीमा करने वाले। ये पौधे के लिए एक तरह से ब्रेक का काम करते हैं। हाँ, खासकर मुश्किल समय में जैसे कि सूखा पड़ने पर या सर्दियों में। इस टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है एब्सिसिक एसिड। और हमारे नोट्स में एक और खिलाड़ी का भी जिक्र है जो थोड़ा अनोखा है, एथिलीन। ये तो एक गैस है, इसे किस टीम में रखेंगे? एथिलीन एक तरह का वाइल्ड कार्ड है। ये दोनों तरह के काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसे ग्रोथ इनहिबिटर ही मानते हैं। इसका सबसे मशहूर काम है फलों को पकाना, जो एक तरह से पौधे की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 मुख्य खिलाड़ी हैं, और जैसा कि आपने शुरू में कहा, इनमें से हर एक की खोज अपने आप में एक कहानी है, और वो भी संयोग की। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। अक्सर बड़ी खोजें सोचे समझे प्रयोगों से नहीं, बल्कि अचानक हुई चीजों पर गौर करने से होती हैं। इसकी शुरुआत हुई चार्ल्स डार्विन से। हाँ, और उनके बेटे फ्रांसिस से। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी चीज देखी कि किनारी घास का ऊपरी सिरा हमेशा रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल। उन्होंने सोचा जरूर सिरे में कुछ ऐसा है जो नीचे की तरफ एक संदेश भेजता है, जिससे तना मुड़ जाता है। पर ये तो सिर्फ एक अंदाजा था। उसे एक जेली जैसे पदार्थ पर रखा और फिर उस जेली को बिना सिरे वाले तने पर रख दिया और तना मुड़ गया। अच्छा। उन्होंने साबित कर दिया कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक केमिकल है। इसी केमिकल को बाद में ऑक्सिन नाम दिया गया। कमाल है, मतलब एक घास को रोशनी की तरफ मुड़ते देखने से इतनी बड़ी खोज। अगली कहानी तो हमें जापान के धान के खेतों में ले जाती है, जहाँ एक बीमारी पौधों को मूर्ख बना रही थी। हाँ, बेकेन यानी मूर्ख अंकुर। इससे संक्रमित धान के पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे, पतले और कमजोर हो जाते थे। तो वैज्ञानिक ई कुरोसोवा ने देखा कि ये सब एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरोई की वजह से हो रहा था। उन्हें शक हुआ कि ये फंगस ही कोई ऐसा केमिकल बना रहा है जो पौधों को इस तरह बेतहाशा बढ़ने पर मजबूर कर रहा है। और वो सही थे, है ना? बिल्कुल। बाद में इसी फंगस से उस केमिकल को निकाला गया और उसका नाम फंगस के नाम पर ही जिब्रेलिक एसिड रखा गया। तो एक बीमारी के अध्ययन से हमें पौधों को लंबा करने वाला हार्मोन मिल गया। 1 मिनट रुकिए, अगली कहानी तो इन सबसे ज्यादा अजीब लग रही है। मतलब पौधों की कोशिकाओं को बांटने का राज मछली के शुक्राणु से मिला,
ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है। एफ स्कूग और उनके साथी तंबाकू के पौधे पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पौधे की कोशिकाएं तब तक विभाजित नहीं होती जब तक कि ऑक्सीजन के साथ कोई और चीज न मिलाई जाए। अच्छा। वो सालों तक उस और चीज को ढूंढते रहे और आखिरकार वो उन्हें मिली ऑटोक्लेव्ड हेरिंग, मतलब एक तरह की मछली के शुक्राणु के डीएनए में। पर मछली का डीएनए तो पौधों में होता नहीं है। नहीं होता, यही तो विज्ञान का मजा है। उन्होंने बस हर संभव चीज को आजमाया। हालांकि ये केमिकल, जिसे काइनेटिन कहा गया, पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, लेकिन इसने रास्ता खोल दिया। अच्छा, तो इसकी वजह से फिर असली वाला मिला। हाँ, इसी खोज की वजह से बाद में मक्के के दानों और नारियल के दूध से प्राकृतिक रूप से मिलने वाला हार्मोन जियाटिन खोजा गया, जो साइटोकाइनिन समूह का सदस्य है। वाह, मछली के डीएनए से लेकर नारियल के दूध तक का सफर। और फिर आता है एथिलीन। इसकी कहानी तो किसी घरेलू नुस्खे जैसी लगती है। बिल्कुल। एच कजिन्स ने देखा कि गोदाम में रखे हुए पके संतरे एक गैस छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से पास में रखे कच्चे केले बहुत तेजी से पक रहे थे। सच में? हाँ, उन्होंने इस रहस्यमयी गैस की पहचान की और वो निकली एथिलीन, एक साधारण सी ऑब्जर्वेशन, और फलों को पकाने वाले मास्टर हार्मोन की खोज हो गई। और आखिर में एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज की कहानी भी एक पहेली जैसी है। हाँ, 1960 के दशक में 3 अलग-अलग लैब में 3 अलग-अलग वैज्ञानिक पौधों की बढ़त को रोकने वाले अलग-अलग केमिकल पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने केमिकल्स को अलग-अलग नाम दिए, लेकिन जब बाद में इन तीनों का केमिकल स्ट्रक्चर देखा गया तो पता चला कि वो तीनों असल में एक ही चीज थे। तब जाकर इसे एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। तो ये एक ऐसी खोज थी जो 3 अलग-अलग रास्तों से एक ही मंजिल पर पहुंची। एकदम। ये कहानियां वाकई कमाल है। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये हार्मोन्स कैसे खोजे गए, तो चलिए इस पर आते हैं कि ये असल में करते क्या हैं। इन खोजों ने खेतीबाड़ी और बागवानी को कैसे बदल दिया? बहुत ज्यादा बदला है। हम एक तरह से पौधों के इंटरनल कोड को हैक करना सीख गए हैं। ऑक्सीजन से ही शुरू करते हैं। ठीक है। ये पौधे में एपिकल डोमिनेंस, यानी शिखाग्र प्राधान्यता। एक एपिकल डोमिनेंस, ये सुनने में बड़ा भारी भरकम सा लग रहा है। हाँ, पर है बहुत सिंपल। ऐसे आप पौधे की अंदरूनी पॉलिटिक्स समझ सकते हैं। पॉलिटिक्स? हाँ। जब तक राजा यानी सबसे ऊपरी कली एपिकल बड गद्दी पर है और बढ़ रही है, वो नीचे की कलियों को, मतलब साइड वाली कलियों को आगे नहीं बढ़ने देती। एक तरह से तानाशाही चलती है। अच्छा, तो यही वजह है कि माली पौधों की ऊपरी छटाई करते हैं ताकि वो ज्यादा घने और झाड़ीदार बने। बिल्कुल, जैसे ही आप राजा को हटाते हैं, यानी ऊपरी सिरे को काटते हैं, नीचे की सोई हुई कलियां जाग जाती हैं और अपनी अपनी शाखाएं बढ़ाने लगती हैं। हाँ, चाय के बागानों में ठीक ऐसा ही किया जाता है, ताकि ज्यादा पत्तियां मिले। सही। और हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का एक और इस्तेमाल भी है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसे खरपतवार नाशक यानी वीड किलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, 2,4-D नाम का एक सिंथेटिक ऑक्सीजन। ये बहुत चालाक केमिकल है। ये सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पर असर करता है। जब इसे छिड़का जाता है तो ये खरपतवार को इतनी तेजी से बढ़ने का सिग्नल देता है कि पौधा उस ग्रोथ को संभाल नहीं पाता और खुद को ही खत्म कर लेता है। मतलब ग्रो योरसेल्फ टू डेथ कमांड। हाँ, कह सकते हैं। ये पौधे के अपने ही ग्रोथ सिग्नल को उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। और ये घास या गेहूं जैसी फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। नहीं। ये तो बायोकेमिकल वॉरफेयर जैसा है हमारे अपने बगीचे में। अब आते हैं जिब्रेलिन पर, जो हमें मूर्ख अंकुर बीमारी से मिला था। इसका काम है लंबाई बढ़ाना। हाँ, अंगूर की खेती में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके छिड़काव से अंगूर के गुच्छों की डंडी लंबी हो जाती है। उससे क्या फायदा होता है? डंडी लंबी होने से गुच्छे में अंगूर थोड़े दूर दूर लगते हैं, जिससे उन्हें फैलने और बड़ा होने की जगह मिलती है। हवा भी आसानी से पास होती है, तो फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, ये बात है। अगली बार जब आप बाजार में बड़े बड़े अंगूर देखें तो हो सकता है उसके पीछे जिब्रेलिन का हाथ हो। और गन्ने वाला उदाहरण तो और भी चौंकाने वाला है कि जिब्रेलिन छिड़कने से गन्ने के तने की लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि प्रति एकड़ 20 टन तक पैदावार बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि गन्ने में चीनी तो तने में ही जमा होती है। जितना लंबा तना, उतनी ज्यादा चीनी और उतनी ज्यादा पैदावार। ये सीधा सीधा आर्थिक फायदा है। ये तो हुए ग्रोथ बढ़ाने वाले। अब उन हार्मोन्स पर आते हैं जो एजिंग या मुश्किल हालात से डील करते हैं, जैसे साइटोकाइनिन
जो मछली के डीएनए वाली कहानी से आया था? साइटोकाइनिन को आप पौधे का फाउंटेन ऑफ यूथ कह सकते हैं। अच्छा। इसका मुख्य काम है बुढ़ापे यानी जरावस्था की प्रक्रिया को धीमा करना। ये पत्तियों को लंबे समय तक हरा भरा रखता है। फूल बेचने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कटे हुए फूल दुकान में ज्यादा समय तक ताजे दिखें। और फिर है फलों को पकाने वाला मास्टर एथिलीन। ये एक गैस है, तो इसका इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होता होगा? बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका भी एक हैक निकाल लिया है। एथेफॉन नाम का एक लिक्विड आता है। इसे पानी में घोलकर फलों पर स्प्रे कर दिया जाता है। पौधे के अंदर जाकर ये लिक्विड धीरे धीरे एथिलीन गैस में बदलता है। इससे टमाटर और सेब जैसी फसलें एक साथ पक जाती हैं, जिससे उन्हें एक ही बार में तोड़ा जा सके। बिल्कुल। बड़े पैमाने पर खेती के लिए ये बहुत जरूरी है। और अब आते हैं एब्सिसिक एसिड यानी ABA पर। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब है। क्या पौधे भी तनाव महसूस करते हैं? एक तरह से हाँ। पौधे के लिए तनाव का मतलब है जान का खतरा, जैसे पानी की कमी या बहुत ज्यादा गर्मी। और ABA उसका पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा। जब पौधे को महसूस होता है कि मिट्टी में पानी कम हो रहा है, तो वो तुरंत ABA बनाना शुरू कर देता है। और ये ABA क्या करता है? ये एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह काम करता है। ये पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, को बंद करने का आदेश देता है, ताकि पानी भाप बनकर ना उड़े। एकदम। स्टोमेटा बंद मतलब पानी की बचत। ये पौधे का खुद को बचाने का तरीका है, एक तरह का सर्वाइवल मोड। यानी ये पौधे का आपातकालीन ब्रेक सिस्टम है। और ये बीजों को भी सुलाकर रखता है। बिल्कुल। ये बीज को तब तक अंकुरित नहीं होने देता जब तक बाहर का मौसम, नमी और तापमान उसके लिए सही ना हो जाए। ये सुनिश्चित करता है कि नई पीढ़ी तभी शुरू हो जब उसके जिंदा रहने की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो ये साफ है कि ये सभी हार्मोन्स बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन क्या ये अकेले अकेले काम करते हैं या मिलकर? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये कभी अकेले काम नहीं करते। पौधे के अंदर हमेशा इनका एक मिला जुला असर होता है। ये एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर हार्मोन अपना वाद्य यंत्र बजा रहा है। और उन सब के तालमेल से ही पौधे के जीवन का संगीत बनता है। इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण बीज का ही है। जैसा हमने बात की, एब्सिसिक एसिड बीज को सुप्तावस्था में रखता है, मतलब उसे सोने के लिए कहता है। वही जिब्रेलिन ठीक इसका उल्टा काम करता है। वो बीज की नींद को तोड़कर उसे जागने और अंकुरित होने के लिए कहता है। तो एक हार्मोन ब्रेक है और दूसरा एक्सीलरेटर। हाँ, तो ये एक तरह की हार्मोनल रस्साकशी है। जिसका पल्ला भारी होगा, बीज वही करेगा। अच्छा। पौधे के जीवन की लगभग हर बड़ी घटना, चाहे वो पत्तियों का झड़ना हो, कलियों का खिलना हो या पौधे का सर्दियों में सो जाना हो, ये सब एक से ज्यादा हार्मोन्स के आपसी संतुलन का नतीजा होता है। मतलब कोई एक हार्मोन बॉस नहीं है? नहीं, उनका संतुलन ही असली बॉस है। और हमारे नोट्स ये भी बताते हैं कि बाहरी दुनिया जैसे रोशनी और तापमान भी इसी संतुलन को कंट्रोल करती है। हाँ, बाहरी दुनिया से मिलने वाले संकेत जैसे दिन का छोटा होना या तापमान का गिरना पौधे के अंदर इन हार्मोन्स के उत्पादन को बदलते हैं। ये पौधे का अपने पर्यावरण के साथ बात करने का तरीका है। तो आज हमने पौधों की उस अदृश्य दुनिया की परतों को खोला, जिसे कुछ शक्तिशाली केमिकल मैसेंजर चलाते हैं। हमने देखा कि कैसे ऑक्सिन पौधे को आकार देता है, जिब्रेलिन उसे आसमान की तरफ खींचता है, साइटोकाइनिन उसे जवान रखता है, एथिलीन उसके जीवन चक्र को पूरा करता है और एब्सिसिक एसिड उसे मुश्किलों से बचाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी खोजों की जड़ें किसी हाईटेक लैब में नहीं, बल्कि गहरी अवलोकन शक्ति में थी। चाहे वो डार्विन का घास को देखना हो, कुरोसोवा का बीमार धान पर ध्यान देना हो या कजिन्स का संतरों और केलों पर गौर करना हो। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में जिज्ञासा कितनी जरूरी है। कभी कभी सबसे बड़े जवाब हमारे आसपास की साधारण चीजों में ही छिपे होते हैं। बिल्कुल, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। और अंत में एक विचार के साथ छूट जाते हैं। हमने बात की कि कैसे तापमान और प्रकाश जैसे बाहरी कारक इन हार्मोन्स के जरिए पौधों को नियंत्रित करते हैं। तो ये सोचना तो बनता है कि जैसे जैसे हमारी जलवायु बदल रही है, बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात, ये सब पौधों के अंदर के इस हजारों साल पुराने नाजुक हार्मोनल संतुलन को कैसे प्रभावित कर रहे होंगे। और भविष्य में हमारे खेती, हमारे जंगलों और पूरे इकोसिस्टम के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं।